हे हेलो वेलकम टू कमिश्नर। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, अगर आप IIT JAM CSIR नेट IIT JEE नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो यूजुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, फिर वो IIT JEE से लेके CSIR नेट गेट तक हो। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने एक PDF में ला के रख रहा हूँ एंड दिस इज अ फॉर्मूला लिस्ट। बेसिकली आप इसको एक तरीके से क्विक रिविजन समझ सकते हो या इसको आप जैसे भी आप जो भी इसको कंसिडर करना चाहो। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं केमिकल काइनेटिक्स के, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं मैंने वो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ये फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे लास्ट में जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो। तो जब आप 2-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो यार इतना टाइम नहीं होता है कि हम जितने भी हमने जो पूरे थियोरेटिकल नोट्स बनाए हुए हैं हम हर चीज़ को पढ़ें। ठीक है, तो काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर जो नोट्स वगैरह आप बनाते हो वो आप नोट्स वगैरह हमें भी हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए। तो इससे पहले मैं पेपर पे बनाता था, तो ये डिजिटल नोट्स है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। ये नोट्स के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT JAM एंड ये जो PDF है ये इवन IIT JEE और नीट के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो इस तरीके से इस PDF में मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आप जब लेक्चर्स अटेंड करते हो तो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप लोग हमेशा लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स अपने बना के रखा करो, ताकि आपको पता रहे कि लास्ट में जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। दिस विल रियली हेल्प यू जब आप लास्ट में करने जाओगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आप ये PDF बाद में डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ और कैसे करनी है मैं लास्ट में बता दूँगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है बेसिक से रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है, आपने कहीं से भी अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस आते होंगे ना। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इस पे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक आए नहीं है। बट जो क्वेश्चन बनते हैं वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स यू 2 टाइम्स NH3। अगर आप इसमें देखो तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट का, अगर कल को आपसे पूछा जाता है कि नहीं मुझे बताओ हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है या नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है तो हम उसको उसी के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर आप यहाँ देखो तो उसके अमोनिया का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। नाइट्रोजन का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो जब आप उसकी रेट को, इंडिविजुअल रेट को जब आप उसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप यकीन नहीं मानोगे, इवन CSIR नेट गेट में भी, स्पेशली IIT JAM में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है रेट लॉ। मार्क माई वर्ड्स, ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बने हैं। स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। आपको कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम करेंगे और आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन प्रेडिक्ट करो। अब देखो, रेट ऑफ ए रिएक्शन अगर हम कभी भी लिखते हैं तो दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू n, जहां पे n को ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कहा जाता है और जो k है इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट। अब इस रेट कांस्टेंट के यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं, मैंने ट्रिक लिख दी है, आप उसको कैसे याद रखोगे। इसका डेरिवेशन छोटा सा मैंने लिख दिया। याद रखना मोलैरिटी रेज टू 1 - n। अब इसको रीअरेंज करने के बाद जब मैंने रेट लिखा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, फिर ये यहाँ चला जाएगा। उसको जब मैं रीअरेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो मोलैरिटी रेज टू 1 - n होता है और डिवाइडेड बाय टाइम होता है। यूजुअली जो टाइम हम लेते हैं ना वो सेकेंड्स में लिया जाता है। अब मैंने ना साइंटिफिक नोटेशन तो S होता है, मैंने SEC लिखा है ताकि बहुत बार बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि S का मतलब क्या होता है। तो प्लीज़ डोंट मिस इंटरप्रेटेड, वो सेकंड S होता है। मैं SEC लिख के मैंने यहाँ पे इसको डिनोट किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट सिर्फ टाइम इनवर्स या सेकंड होता है। अब कई क्वेश्चन IIT JAM में अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें रेट कांस्टेंट को देखकर या उसके यूनिट को देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि विच ऑर्डर, वो कौन सा ऑर्डर है वो। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है मैंने यहाँ लिखा हुआ, डू रिमेंबर, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बने हैं और पूछे जाते हैं। अब रेट कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ ए रिएक्शन सेम रहती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर अगर रेट ऑफ ए रिएक्शन भी डबल हो जाती है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर अगर रेट ऑफ ए रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाती है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हम उसे सेकंड ऑर्डर कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर अगर रेट ऑफ ए रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है तो हम उसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखना, बिकॉज 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप याद रखोगे, इसको याद रख लेना। ये PDF आपके पास रहेगी, आप हाईलाइट करके चीज़ों को रख सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो देखकर आप इसको रेफरेंस लेके आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हो।
आगे हमारे पास आता है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद क्या रखना, थियोरेटिकली तो हम बहुत कुछ सारी चीजें पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले जीरो ऑर्डर में याद रखना है कि रेट कैसे लिखी जाती है। अब रेट, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी, तो ए रेस टू जीरो का एनीथिंग रेस टू जीरो तो 1 हो जाता है, तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको याद रखना है क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, आप उनका रेट कांस्टेंट का यूनिट याद रखना। उसके बाद ये जो है ना रेट कांस्टेंट, अब इसका डेरिवेशन है, मैंने यहाँ डेरिवेशन मेंशन नहीं किया बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम वैसे भी डेरिवेशन नहीं लेते हैं। ए जीरो का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, और नीचे टाइम टी आ जाता है। तो ए जीरो माइनस ए टी, अब इसको बहुत सारी जगहों पे मैं ए जीरो माइनस ए टी भी लिखूंगा, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अब ए जीरो माइनस ए टी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट, तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ इस चीज को। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ टाइम, तो जीरो ऑर्डर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट याद रखना और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद रखना। हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले में आता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। अब ये याद रखना, हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस टू यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद आते हैं जीरो ऑर्डर के ग्राफ। अब देखो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, अब मैंने यहाँ देखा कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करती नहीं है रेट, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सेकंड हमारे पास आता है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ती चली जाएगी। फिर आता है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्सेस टाइम, तो ये ना नेगेटिव ग्राफ आता है, जिसकी स्लोप आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है ए जीरो, सॉरी स्लोप होता है इसका के, दैट इज योर रेट कांस्टेंट, और जहां ये कट मारेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। उसके बाद में फोर्थ आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ हमारे पास इस तरीके से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, रेट हो जाएगा के रेट कांस्टेंट इनटू ए रेज टू 1। अब रेट कांस्टेंट के इसके 4 अलग अलग एक्चुअली देखा जाए तो 6 फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 80। उसके बाद में आता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप 100% ले सकते हो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज लेफ्ट, इतने टाइम के बाद इतना % रह गया, ऐसा अगर कभी कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन में आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 2.303 लॉग टू द बेस 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज रिएक्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना परसेंटेज लेफ्ट और परसेंटेज रिएक्टेड। क्वेश्चन में आता है कई बार रिएक्शन इज कंप्लीटेड अप टू 25%, अप टू 25%, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन मतलब 25% तक वो कंप्लीट हो गया है, और रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 25%, मतलब 25% गया 75% रह गया, तो जो नीचे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ना दैट इज अमाउंट लेफ्ट, कितना % रह गया है। उसके बाद में अगला फॉर्मूला आता है वॉल्यूमेट्रिक से रिलेटेड होता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, आपने वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा होगा HCl एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है V इन्फिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। उसके बाद में डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें मान लीजिए कि गैसियस स्टेट में एक है वो B और C में कन्वर्ट हो जाता है, M टाइम्स B देता है, N टाइम्स C देता है, तो दिस इज M and N, यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसका मुझे अभी भी याद आ रहा है, IIT जैम और CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में था, बट आई थिंक सो IIT जैम या CSIR नेट में कहीं पे पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आपको ये दिया जाएगा A गिव्स यू B प्लस C, उसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए थे, कोई रिएक्शन था और पूछा गया था बताइए इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे ना रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, देखो P नॉट के टर्म्स में, और एक होता है इनफाइनाइट टाइम के बाद जो प्रेशर बनेगा उसके टर्म्स में, यानी P इन्फिनिटी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ ना थोड़ा सा ट्रिक आपको याद रखना, ये मैंने इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है आपके लिए, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अगर P नॉट के टर्म्स में है तो ऊपर M प्लस N माइनस 1 P नॉट आएगा, इन्फिनिटी के टर्म्स में होगा तो भी M प्लस N माइनस 1 आएगा। नीचे ना डिफरेंस आता है, M प्लस N P नॉट के साथ मल्टीप्लाइड है और ये PT अलग है, और यहाँ पे M प्लस N कॉमन निकल जाता है, P इन्फिनिटी माइनस PT आ जाता है। कॉमन मतलब जब हम इसको डिराइव करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, तभी M प्लस N अलग हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ। अब देखो ग्राफिकली मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ में कई बार क्वेश्चन पूछे गए और IIT जैम में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ग्राफ पे बने हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाला ग्राफ था, लॉग टू द बेस 10 A0/80 वर्सेस टाइम का ग्राफ था, 3-4 अलग अलग ग्राफ दिए हुए थे, आपसे पूछा गया था विच ऑफ देम इज रॉन्ग, ये पूछा गया था। तो इन्हीं अगर मैं लॉग टू द बेस 10 80 वर्सेस टाइम लेता हूँ, यानी
कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम वर्सेस टाइम, तो एक नेगेटिव स्लोप आएगी। अब इसका डेरिवेशन है, ये ग्राफ कैसे बना उसका डेरिवेशन आपने थियोरेटिकली कहीं ना कहीं पे तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ मेन फॉर्मूला रखे हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाओगे। log टू द बेस 10 80। अब देखो 80 वर्सेस टाइम और A0 वर्सेस 80 वर्सेस टाइम, इस दोनों ग्राफ में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये नेगेटिव स्लोप के साथ है, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है। इसका स्लोप देखो नेगेटिव k डिवाइडेड बाय 2.303 है, इसका पॉजिटिव k डिवाइडेड बाय 2.303 है। तो ये दोनों ग्राफ याद रख लेना। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करूँ तो हमें पता है रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में हाफ लाइफ टाइम वर्सेस A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना मैंने नोट बना के लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय k होता है, a रेज टू 0 को फिर हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वहाँ पे रेट कांस्टेंट की जगह हम सिर्फ लैम्डा लिख देते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज डीके कांस्टेंट, और A0 80 की जगह वहाँ पे लिखते हैं N0 NT। इसका मतलब इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनिशियली कितने पार्टिकल्स थे और अब उसके कितने पार्टिकल्स रह गए। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। कार्बन डेटिंग का फॉर्मूला मेरे का वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख कर सकते हो, चेक कर सकते हो लास्ट मोमेंट में अगर आप कभी भूल जाते हो रिवाइज करने के लिए। फिर आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डीके का फॉर्मूला। अब ट्रस्ट मी, इसके ऊपर बैक्टीरिया कॉलोनी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बैक्टीरिया कॉलोनी के क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे। अगर मेरे पास A0 है, फिर आधा हो जाएगा, A0 का हाफ हो जाएगा, फिर A0 का हाफ हो जाएगा, फिर A0 का हाफ हो जाएगा, तो ऐसे वो हाफ का हाफ चलता जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम हाफ होगा तो डिवाइड बाय 2, 2 बार हाफ हुआ तो डिवाइड बाय 2 बार 2, 3 बार हाफ हुआ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगर n टाइम्स हाफ हुआ तो 2 रेज टू n। तो अमाउंट लेफ्ट, अगर मान लीजिए 5 बार आधा होता है तो कितना अमाउंट बचेगा, तो A0 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 5। अगर n टाइम्स हाफ हो जाएगा तो A0 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n। अब इसमें पूछा जाता है कितनी बार हाफ हुआ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑकर्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको रीअरेंज करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है n का वैल्यू यहाँ पे आता है log टू द बेस 10 A0 माइनस log टू द बेस 10 80 डिवाइडेड बाई 0.3010। ठीक है, अब ये देखो आपको यहाँ समझेगा, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा, log लगाऊंगा तो n नीचे आ जाएगा, log ऑफ 2 कितना बचेगा, 0.3010 बचेगा। इसका डेरिवेशंस वगैरह मैंने थ्योरेटिकल वीडियोस में करवाया हुआ है, अब यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कराने बैठा हूँ, आप डेरिवेशन मेरे थ्योरेटिकल वीडियोस में जाके आराम से चेक कर सकते हैं, मैंने बनाया। तो कितनी बार आधा हुआ ये अगर आपको पता चल गया तो कितना टाइम लगा होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल डीके के हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके, फिर ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के होते हैं। मेरे पास 5 बैक्टीरिया थे, 5000 हो गए, बताओ कितना टाइम लगेगा। 5 मिनट में वो डबल हो रहे थे, तो 5 से 5000 होने में कितना टाइम लगा, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार डबल हुआ। 5 का कितना होगा, 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, ऐसे करते करते वो 2 टाइम्स होता जाएगा। तो अगर A0 था, 2 टाइम्स A0, फिर 3 बार A0, फिर ऐसे लेके अगर मैं लिखूँ 4 बार A0 हुआ होगा तो 4 बार डबल हुआ होगा तो 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई A0, n टाइम्स डबल हुआ होगा तो 2 रेज टू n इंटू A0। तो कितनी टाइम, आप अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं अमाउंट आफ्टर n टाइम्स डबल होने के बाद कितना बचा, तो 2 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा A0। अब ये 90 नहीं है, ये A0 है, याद रखना, दिस इज A0। अब कितनी बार डबल हुआ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स इट गॉट डबल, तो मतलब n पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स इट गॉट डबल, n का फॉर्मूला आ जाएगा log टू द बेस 10 80। अब देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ये डिफरेंस देखो, A0 माइनस 80 था, 80 माइनस A0 हो गया, ये कितना हो गया, 80 माइनस A0 यहाँ पर हो गया। तो ये याद रखना, यहाँ पे 0.3010 कॉमन रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम वर्सेस टाइम, तो ये देखो इसका एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ आता है, बिकॉज हाफ लाइफ टाइम के बाद वो हाफ का हाफ होता चला जाता है। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ आपको बाय हार्ट करना ही नहीं है। सेकंड ऑर्डर में सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला और यहाँ रेट का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रख लेना, A0 माइनस 80 अपॉन A0 इंटू 80 डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे 2.303 नहीं आता है। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिएक्शंस में हाफ लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आगे मेंशन किया है, आप हाफ लाइफ टाइम याद रख लेना। इसमें ना इन्वर्सली रिलेटेड होती है हाफ लाइफ टाइम, तो 0 ऑर्डर में डायरेक्टली होती है, फर्स्ट ऑर्डर में होती ही नहीं है, सेकंड ऑर्डर में इन्वर्सली रिलेटेड होती है। मैंने यहाँ ग्राफ भी बनाया हुआ है। फिर ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिटरमाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को डिटरमाइन करने के 4 तरीके होते हैं। पहले तो ग्राफिकली होता है, मतलब रेट दिया होगा, रेट कांस्टेंट दिया होगा, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू n। अब मैं लॉग वॉग लगा के अगर इसको रीअरेंज करूं तो मुझे फॉर्मूला मिलता है log टू द बेस r को अगर मैं log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्लॉट करता हूं, मैं 10 नहीं लिखता हूं यहाँ पे,
वो अंडरस्टूड, बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को समझ में आती हैं। अब आप अगर फार्मूला लिस्ट पे आ गए हो मतलब आप थ्योरी पढ़ के आए हो, डायरेक्ट फार्मूला लिस्ट पे तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिया जाता है, रेट का लॉग वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का लॉग, और उसमें जो स्लोप आएगी वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। सेकंड तरीका होता है आप हाफ लाइफ टाइम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। फर्स्ट ऑर्डर का जो होगा वो आपका इस तरीके से पैरेलल होगा, कांस्टेंट होगा, और सेकंड ऑर्डर का जो होगा इट विल बी अ नेगेटिव ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपके आईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सीएसआईआर नेट और गेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड। अगर आपको डायरेक्ट हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाता है, ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन A1 था तब हाफ लाइफ टाइम इतनी थी, कॉन्सेंट्रेशन मैंने बदल दिया तो हाफ लाइफ टाइम इतनी हो गई, इनको सॉल्व करो, रीअरेंज करो, आप एन का वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर एक वेंट ऑफ मेथड होता है जो सीएसआईआर नेट गेट या आईआईटी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पता होगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रेट, ये हाफ लाइफ टाइम है और ये रेट है, ठीक है। इसमें 1 प्लस आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें A2 माइनस A1 है, इसमें A01 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रेट 1 माइनस रेट 2 है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी हैं, एज अ पोस्ट या बैनर बना के मैंने शेयर किया, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ आप बाद में ले लेना। फिर आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये कई बार देखे गए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको पता है क्या होता है, R विल बी इक्वल टू R0 इंटू, यानी जब भी हम 10 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ ए रिएक्शन जो होती है या तो डबल हो जाएगी या तो ट्रिपल हो जाएगी, आइदर इट विल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स और आइदर इट विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो रेट कॉन्स्टेंट K2 डिवाइडेड बाय K1 विल बी आइदर 2 टाइम्स या आइदर इट विल बी 3 टाइम्स। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके दे दिया, आप लोगों को बना दिया। आपको पता होना चाहिए कितनी डिग्री से टेम्परेचर चेंज किया, उसको 10 से डिवाइड कर दो, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखो कितना है, वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है या वो 3 टाइम्स बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। फिर अरेनियस इक्वेशन पे आते हैं, ये तो काफी कॉमन है, 11-12 से आप पढ़ते आ रहे हो कि रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू के जेड इंटू पी इंटू एफ। जेड का मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, पी का मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर, एफ का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रिक्वायर्ड एनर्जी। अब यहाँ पे जो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, अगर आप सीएसआईआर नेट गेट की तैयारी करोगे तो आपने केटीजे में पढ़ा होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा। जेड विल बी इक्वल टू जेड ए बी का भी होता है। अब मैंने वो ये चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की है क्योंकि उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, देयर आर नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन इट, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो Z और P है उसको अगर मैं क्लब कर दूं तो इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और जो F है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज e रेज़ टू माइनस E बाय RT, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको रीअरेंज करने के बाद लॉग एंटी लॉग लगाने के बाद, इसको लॉग लगाने के बाद, नेचुरल लॉग लगाने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना, दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉग टू द बेस 10 K2 बाई K1। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो रेट कॉन्स्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, इस फॉर्मूले पे कई बार आईआईटी जैम के पेपर में क्वेश्चन बने हैं, ये याद रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके देख लेना। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढने के लिए कई बार कहा जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को भी वो ट्रिक क्या लगाते हैं, जूल्स में नहीं, हमको किलो जूल्स में चाहिए, और बच्चे जूल्स में रिपोर्ट करके आ जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि उनको मार्क्स फिर नहीं मिलते क्योंकि ये एनएडी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ग्राफ हमारे पास आता है लॉग टू द बेस 10 के, इसका अरेनियस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो लॉग टू द बेस 10 K वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर का ग्राफ आता है, स्लोप विल बी माइनस E। इसी को रीअरेंज करने के बाद, यहाँ पे अगर आप इसको रीअरेंज करके प्लॉट करो तो आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी का जो ग्राफ होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। थ्रीशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का है। ये प्रोडक्ट का एनर्जी अगर नीचे है रिएक्टेंट से तो दैट विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस चीज़ को भी मैंने यहाँ प्लॉट करके बताया है, देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ग्राफ प्रोडक्ट नीचे है तो एक्सोथर्मिक, ऊपर है तो एंडोथर्मिक। यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यहाँ से रिएक्ट। अब इसको एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो प्रोडक्ट प्लस हीट लिख देंगे, या तो रिएक्टेंट गेट गिव्स यू प्रोडक्ट, यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव लिख देंगे। तो किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया है ये चीज़ देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कई बार हमने देखे हैं, जो आईटी जेईई नीट के पेपर्स होते हैं उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हुए देखें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ 2 एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये जो ग्रीन लाइन में मैंने प्लॉट की है, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट बनाना है, रिवर्स आना है, तो ये जो पर्पल कलर में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पिंक है या जो भी पिंक कलर में, तो दिस इज योर बैकवर्ड
बैकवर्ड रिएक्शन का, तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड और यहाँ पे फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन बैकवर्ड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे गए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है काफ़ी साल पहले कोई क्वेश्चन बना होगा शायद इसके ऊपर। फिर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर आपको के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। तो ये दोनों इफेक्ट्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको नोट रीड कर लेना। ये थ्योरेटिकल है, इस पर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का काइनेटिक्स। देयर आर मेनी रिएक्शन जो आप पढ़ोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है, ऑटो कैटलिस्ट के साथ है। यूट्यूब पे मेरी पूरी काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट है, आप उसमें वीडियोस देख लेना। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें XC का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ये जो A है इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन, भाई रिएक्शन चलते ही थोड़ी ना इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में 15 मिनट लगती है, तो 5 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन अभी कितना बचा, दैट इज X, और 15 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट इज XC। फिर पैरेलल रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, दिस इज पैरेलल रिएक्शन, A गिव्स यू B या A गिव्स यू C। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आपके पास अगर फिनॉल है, HNO3 लेके आते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रो ग्रुप आके अटैच होता है, तो या तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पैरेलल रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे दोनों रिएक्शन, क्योंकि दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसका रेट कांस्टेंट K1 और K2 का प्लस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, कई बार व्हेन आई से कई बार इसका मतलब ये नहीं कि 10-15 बार पूछा गया, चांसेस हैं या 1-2 बार कहीं क्वेश्चन आया होगा। फिर परसेंटेज यील्ड ऑफ A, परसेंटेज यील्ड ऑफ B, A का यील्ड कितना होगा, B का यील्ड कितना होगा, मतलब अच्छा मैंने A और B लिख दिया, यहाँ पे B और C आना चाहिए, B और C आना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, B का यील्ड कितना होगा और C का यील्ड कितना होगा। फिर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप लोग मेरे यूट्यूब से अगर पूरा थ्योरी देख लो तो बहुत अच्छा होगा। A गिव्स यू B, B गिव्स यू C, तो यहाँ पे जो B होता है इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन, अब इसका रेट कॉन्सेंट K1 है, इसका रेट कॉन्सेंट K2 है, K1 इज ग्रेटर देन K2 या K2 विल बी ग्रेटर देन K1। मैंने यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, थियोरेटिकल वीडियो में मैंने इसका डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके ये ग्राफ है, आप अगर इस ग्राफ को देखो, ये वाली सिचुएशन में जब K1 इज ग्रेटर देन K2, मतलब ऊपर से पानी आके जमा हो जा रहा है पर ऊपर से निकल बहुत धीरे धीरे रहा है, तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, K2 ज़्यादा है, मतलब A से B बनेगा, A से B बनेगा, पर B से जो C है वो झटके से बन जाएगा। तो जो A से B आ रहा है और B से C जो हो रहा है झटके से चला जा रहा है, तो यहाँ पे B है ना उतना अब जमा नहीं होता, क्योंकि जैसे B बनेगा वैसे वो झटके से C में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, A से भी जो B बन रहा है ना वो फास्ट है, पर B से C बन नहीं रहा है, धीरे। तो फनल वाला एग्जाम्पल मैं हमेशा यहाँ पे लेता हूँ कि फनल को उल्टा कर दो, फनल को उल्टा कर दो तो पानी आएगा और झटके से निकल जाएगा, पर फनल अगर सीधा होता है तो पानी का स्पीड ज़्यादा होता है पर निकलने का स्पीड स्लो होता है। ये मैं एक एनालॉजी लेके समझाता हूँ हमेशा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई, अब ये सब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता आपसे, पूछा क्या जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये दो ग्राफ। अब ये ग्राफ याद रखना सिचुएशन के साथ, K1 ग्रेटर देन K2 या K2 ग्रेटर देन K1। इस K2 ग्रेटर देन K1 में याद रखना ये रेड लाइन आप देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ देखो हियर B इज ऑलवेज लेस देन, यहाँ B का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा A से हमेशा कम होगा। यहाँ आता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये पॉलीमर में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट है उसका कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं है ना, B का कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज अप्रोक्सीमेटली 0, वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑलमोस्ट 0। अब इसके बाद में ये जो दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये यूजलेस हैं टू बी वेरी फ्रैंक, बट क्या है नेट वाले बच्चे जो होते हैं कई बार पूछ लेते हैं सर आपने ये नहीं बनाया, आपने वो नहीं बनाया। तो B का कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे कभी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, और B मैक्सिमम जब होगा, यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन बना है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का फॉर्मूला बता, और उसमें कुछ कंडीशन दी हुई थी और टाइम पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्योरीज पे। सबसे पहले हमारे पास आती है लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि एक यूनिमोलिकुलर है, एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, डीएक्टिवेशन प्रोसेस होता है। इसमें याद क्या रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है रेट का, उसके से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लो प्रेशर पे वो कैसे बिहेव करता है और हाई प्रेशर पे वो कैसे बिहेव करता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैंने लास्ट में ये नोट बना के लिखा हुआ है, बस इसको याद कर लेना कि लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी में लो प्रेशर पे इट इज अ सेकंड ऑर्डर, हाई प्रेशर पे इट बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर। थ्योरी आप यूट्यूब से या कहीं से पढ़ सकते हो या आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग क्लासेस से या कोर्स से पढ़ ली होगी। उसके बाद में आते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या एरिंग थ्योरी। ये CSIR नेट के और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर नेट गेट में पूछे गए हैं। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला A + B गिव्स यू एन
रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब ये जो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है जिसका 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ये टूटेगा और C+D में देगा, या तो ये रिवर्स होकर A+B में चला जाएगा। यहाँ पे K स्टार का मतलब होता है KC हैशटैग, जो मैंने हैश डाला यहाँ पे, ये हैशटैग डाला हुआ है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने मेंशन किया है। इसका फॉर्मूला एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन लूज होगा उसका वाइब्रेशन का फॉर्मूला एनर्जी होता है KBT, दैट इज hμ भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अनस्टेबल वाइब्रेशन निकालते हैं। रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी K2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो अब K2 की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी जल्दी टूटने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसमें हैशटैग ये जो एक्स स्टार कॉन्सेंट्रे ये जो एक्स का कॉन्सेंट्रेशन है हम यहाँ से निकालते हैं, ये KC स्टार हो जाए हैशटैग हो जाता है, A into B चला जाता है, रीअरेंज करते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है। इसमें A और B को छोड़ दूँ तो ये जो बाकी की सारी चीज़ें होती हैं दैट विल बी योर रेट कांस्टेंट। यहाँ मैंने रेट कांस्टेंट को लिखा, याद रखना एरिंग इक्वेशन में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये याद रखना। इसको रीअरेंज करने के बाद थर्मोडायनामिक्स घुसा देते हैं इसके अंदर, हाल्पी गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला याद रखना, K2 यानी जो रेट कांस्टेंट K2 है उसका फॉर्मूला क्या आता है। अब ये पूरा पार्ट ये IIT जैम में नहीं आता, जैम वाले बच्चे अगर चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो मैंने लिंडमैन न्यूमेरिकल थ्योरी का, इसके ऊपर IIT जैम में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए, ये सब नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक जो कि नेट गेट या IIT जैम वगैरह से ये इंपॉर्टेंट, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कई बार कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये डेरिवेशन तो हर यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। इसमें काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स यू कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स टूट के प्रोडक्ट और एंजाइम बना देता है, ठीक है। फिर रेट का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना K3, फिर इसको हम रीअरेंज करते हैं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, करने के बाद फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो ये आपके पास होता है। फिर यहाँ पे जो Km है, ये जो K2 + K3, अब ये याद रखना, देखो मैंने रेड कलर से लिख के इसको हाईलाइट किया है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर मैक्सिमम रेट कब होगी, जब आपका सारा का सारा एंजाइम जो होगा, सारा का सारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जब सारा का सारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा यानी कुछ बचेगा ही नहीं फ्री एंजाइम, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसको हम यूज़ करते हैं, RMX लेके आते हैं, RMX को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस एंजाइम कैटालिसिस में याद क्या रखना, सबसे पहले तो रेट का फॉर्मूला, दूसरा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखो। अगर रेट का फॉर्मूला भी भूल जाओ 1 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, नेट गेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा कंडीशन, अब देखो ये जो फॉर्मूला, मैं क्यों रेट कांस्टेंट ये फॉर्मूला बाय हार्ट करने कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। अगर Km इज ग्रेटर, अगर Km विल बी लेस तो ये 0 ऑर्डर बन जाता है, और अगर Km विल बी इक्वल टू S तो ये रेट जो होगी वो मैक्सिमम रेट का हाफ हो जाती है। अब ये क्वेश्चन नेट गेट में कई बार पूछे गए हैं, आप जब PYQs वगैरह सॉल्व करोगे आपको दिखेगा कि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है लिन-वेवर-बर्ग प्लॉट, ठीक है। अब ये भी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा रेट का फॉर्मूला होता है, ये जो हम लोगों ने यहाँ जो फॉर्मूला निकाला RMX S Km, इसको रीअरेंज करने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ में आपके पास जो स्लोप आती है दैट इज Km अपॉन RMX, इसमें कई बार वो लोग RMX दे देते हैं और आपसे पूछते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट प्रेडिक्ट करो क्या होगा। तो अगर स्लोप पता है, RMX पता है तो Km पूछेंगे, या तो स्लोप दे देंगे Km दे देंगे और पूछेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ इस रिएक्शन की, एंजाइम कैटालिसिस में मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए, वो आपसे पूछ लेंगे। इसका थ्योरेटिकल वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना एक टॉपिक और होता है एसिड बेस कैटालिसिस, उस पर IIT जैम में कभी क्वेश्चन बना नहीं है, नहीं कभी बनेगा, आता ही नहीं है। CSIR नेट में बहुत रेयरली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हो सकता है कोई 1-2 फॉर्मूला और हो जो मैं शायद स्किप कर चुका हूँ, या मुझे याद, जब मैं बना रहा था तो मुझे जितनी चीज़ें याद आई मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने की कोशिश की। थ्योरेटिकल वीडियो आप मेरे यूट्यूब से देख सकते हो, पूरा केमिकल काइनेटिक्स पुराने वीडियोस हैं, बहुत पुराने वीडियोस हैं, जब मैं पुराने घर में रहता था जहाँ पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो मेरे कोर्स पे आ सकते हो, दैट इज ऑनलाइन कोर्स मेरा अवेलेबल है, आप उसको मेरे ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। हमारे ऐप पे केमिस्ट्री एंड टूल का ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा सर ये PDF हमको कहाँ से मिलेगी। देखो PDF मिलने के लिए, PDF लेने के लिए आपको एक सिंपली काम करना पड़ेगा, आप मेरे ऐप को डाउनलोड करो, उस ऐप में जाने के बाद एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करो, और वहाँ पर आपको कोई भी आरंभ, ठीक है, आरंभ बैच अगर दिख रहा होगा, जो भी आरंभ बैच दिखेगा, आरंभ, अब ये आप वीडियो मुझे कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, जब भी आप वहाँ पे आपको कोई आरंभ बैच दिखेगा, आरंभ बैच, आरंभ 2.30, 3.0, 4.0, 5.0, जो भी बैच दिखेगा, आप आरंभ बैच ओपन कीजिए। आरंभ बैच ओपन करने के बाद उसमें आपको कंटेंट का फोल्डर दिखेगा ऊपर टॉप पे, उस कंटेंट के फोल्डर में जाने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा फॉर्मूला लिस्ट का एक फोल्डर,
फार्मूला लिस्ट, उसमें ये PDF फ्री में अवेलेबल होगी, आप वो PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये आरंभ बैच में मिल जाएगी, हमारा जो आरंभ बैच चलता है उसमें आपको ये पूरा PDF का फोल्डर है, उस फोल्डर में से आप डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, धीरे धीरे मैं अपलोड करते रहूँगा, आप वो सारी PDF फाइल वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आई होप ये PDF आपको काम आएगी, एज वेल एज ये वीडियो आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।